नमस्कार, आप देख रहे हो होनबिल टीवी भारत। मध्य प्रदेश के शहडोल से आई सियासी तकरार की, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। पीसी चीफ जीतू पटवारी ने शहडोल के सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को विफल करार दिया। पटवारी ने कहा कि हॉस्पिटलों की स्थिति चिंताजनक है और सरकार जनता को बेसिक सुविधाएं देने में असफल हो रही है। लेकिन इस बयान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पलटवार किया। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जीतू पटवारी सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान चलाया जा रहा है और आम लोगों के लिए निःशुल्क जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं की असल तस्वीर क्या है, जमीनी हकीकत या सियासी बयानबाजी। जीतू पटवारी जी जो अच्छी चीज़ें होंगी वो नहीं बोलेंगे, और यदि कहीं कोई कमी दिखेगी तो उसका मुद्दा बनाना ये उनका काम है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य के सूचकांकों में भी बहुत सुधार हो रहा है। हमारी मातृ मृत्यु दर जो 175 थी वो 137 हो गई है। शिशु मृत्यु दर भी घट के 42 से 37 हो गई है। निरंतर ये जो स्वस्थ नारी सशक्त अभियान चल रहा है, इसमें लगातार आम आदमी की निःशुल्क जांचें हो रही हैं। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर से लेके और गर्भवती माताओं बहनों का पंजीयन से लेके एंटीनेटल चेकअप, और ये सारी चीज़ें बहुत योजनाबद्ध तरीके से चल रही हैं। हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ में किताबों और संस्कृति के संगम का अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में 20 से 28 सितंबर तक लगेगा गोमती पुस्तक मेला। इस मेले का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी NBTI और लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे मेले का भव्य उद्घाटन। मेले में 200 से ज़्यादा स्टॉल ने पुरानी किताबें, लेखकों से संवाद और 150 सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति मनुका खन्ना और NBTI के निदेशक युवराज मालिक के संयुक्त प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी कहा गया है कि यह मेला विद्यार्थियों, पाठकों और सांस्कृतिक प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। तो अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं तो 20 से 28 सितंबर तक जरूर पहुंचिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय के गोमती पुस्तक मेले में। आगे सुनिए। क्या क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पहला उद्देश्य था कि इस पुस्तक मेले को विस्तार देना, जो वहाँ पर ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो स्पेस था वो बहुत स्ट्रेच में था। यहाँ काफ़ी बड़ा ग्राउंड हमें रेडीली अवेलेबल है, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, मेट्रो है, बाई रोड है और सिटी सेंटर में हम हैं। इसके अलावा ये युवाओं का एक केंद्र है, चारों तरफ शिक्षक संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स है। तो कुल मिलाकर सभी चीज़ें यहाँ बहुत हमें सपोर्टिव लगी और हमारा प्लान ये है कि केवल यहीं पर न आए, इस बुक फेयर को, इस बुक फेस्टिवल को हम एक नए लेवल पर लेके जाए, ताकि देश के जो टॉप कैटेगरी के बुक फेस्टिवल्स इसमें इसकी शुमार में इसकी गिनती की जाए। जैसा कि जयपुर साहित्य सम्मेलन होता है, आपने भी बात की कि ऐसा ही सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो, इसको लेकर के क्या प्लान है और कब तक इसको कर ले जाएंगे आप? जी, निश्चित रूप से अगली बार आपको जो बुक फेस्टिवल का स्वरूप है वो कहीं बड़ा मिलेगा और कहीं भव्यता के साथ आपको बुक फेस्टिवल देखने को मिलेगा। धन्यवाद। उद्घाटन कौन करेगा और कितने दिन चलेगा? गोमती पुस्तक महोत्सव के चौथे एडिशन का आयोजन 20 से लेकर 28 सितंबर तक किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी कल सुबह करेंगे। साथ में उच्च शिक्षा मंत्री जी और वरिष्ठ अतिथिगण यहाँ रहेंगे। आने वाले 9 दिनों में आपको साहित्य, कला और संस्कृति का एक अद्भुत संगम यहाँ यूनिवर्सिटी के इस ग्राउंड में देखने को मिलेगा। और केवल किताबें ही नहीं, किताबों से जुड़ी हुई बहुत सी लिटरेरी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारी वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ बच्चों के लिए आयोजित किए जाएंगे,
ताकि एक पूरा एक्सपीरियंस हो, एक फैमिली एक्सपीरियंस हो जिसमें आपको नॉलेज और एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक वैल्यू एनरिचमेंट भी मिले। सर कितने स्टॉल लग रहे हैं यहाँ इस बार? लगभग 250 स्टॉल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें पूरे देश के अलग अलग भाग से आए हुए प्रकाशक भी हैं, बुक सेलर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और ऑथर्स भी हैं। ऑथर्स के लिए क्या स्पेशल कोई कोना रहे जी बिल्कुल, हर रोज़ एक लेखकगंज के नाम से ऑथर कॉर्नर डेवलप किया गया है? इससे क्या बेनिफिट्स होगा, खास करके यहाँ के स्टूडेंट्स को और यहाँ की आवाम को? सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स का है, टीचर्स का भी है और एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग किताबों को देखेंगे तो एक इनकरेजमेंट मिलेगा। आप लोग के कुछ प्रश्नों में ये चीज़ भी निकल के आई थी कि कैसे बढ़ावा मिलेगा। एक किताब को देखना, उससे भी काफ़ी बार एक इंस्पिरेशन होता है कि इसको एक बार पढ़ के तो देखें। और दूसरा, इतनी ईज़िली एक्सेसिबल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बाहर निकल के जाना किसी जगह तक मुश्किल होता है। ये कैंपस पे ही हो रहा होगा, क्लासेस के बीच में भी बच्चे जा पाएंगे, क्लासेस के बाद भी जा पाएंगे। मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, सिटी के सेंटर भी है, तो पेरेंट्स भी आना चाहेंगे तो उनके लिए भी ओपन रहेगा। ये एडवांटेज रहेगा हमारे लिए। और अपनी लाइब्रेरी के लिए भी हम लोग स्टॉकअप करने की कोशिश करेंगे इनसे। युवाओं से संबंधित कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं क्या? युवाओं के लिए भी हैं। इस वक्त की बड़ी सियासी खबर, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जल्द ही ऐसा खुलासा करेंगे जिससे हाइड्रोजन बम जैसा असरकारी बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, हम इसे इस तरह दिखाएंगे कि भारत में किसी को भी शक नहीं रहेगा कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है और चुनाव जीते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही स्थिति की हकीकत को उजागर करने वाली रिपोर्ट या दस्तावेज पेश करेगी। हालांकि अभी तक इन तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिलहाल भाजपा की ओर से इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ सकता है। There is a rethink about from the GEC. See, the thing is that what we have presented yesterday, when we did the press conference, is black and white proof. Right? There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this vote. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. The police is asking for information and the Election Commission of India is not giving it. And this is not my statement. This is a fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura. We've shown it in Anand. We're going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori and won the election. Thank you. Okay, there are some rumors that you are revealing about Prime Minister's constituency also. We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because it is, we have open and shut proof on what we have said. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof. I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out. Is it something about Varanasi? That is for you to guess. That is for you to speculate. I will do my job. I will deliver on my job. Thank you. Thank you, sir. गुजरात के भावनगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जहां उन्होंने एक रोड शो के बाद समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के तहत 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भावनगर की सड़कों
पर तिरंगा लहराते हुए हजारों समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराते हुए समुद्री क्षेत्र के विकास को देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बताया। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सिर्फ भावनगर नहीं, पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है उसमें 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की समुद्री क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल है, जिनका उद्देश्य देश के प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों को बधाई दी और कहा कि गुजरात के ने हमेशा राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है। धन्यवाद। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर, साथ ही माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन बांभणिया વહાણના મેમેન્ટો પ્રભુ શ્રી રામની સુંદર મૂર્તિ અને ચુંદડીથી સ્વાગત કરી રહ્યા છે। ખૂબ તાળીઓ સાથે આ ક્ષણને વધાવીએ જ્યારે ભાઈ બાવળિયા, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ સોલંકી, શ્રી દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સાથે ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે कामनाएं देता हूं। साथियों, भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહે कि भाई 100 दुखों की एक दवा, 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां सेंट्रल जेल से 2 कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। घटना शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है, जब नवल किशोर महावार ने इंसनास कुमार नाम के 2 कैदी जेल की 27 फुट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। सूत्र के अनुसार कैदियों ने पहले बाथरूम की खिड़की को सलाखें हटाई, फिर जेल परिसर में लगे एक पाइप का सहारा लेकर मुख्य दीवार से उतरकर भाग निकले। एडीजी जेल भूपेंद्र सिंह
ने जानकारी दी है कि दोनों कैदी चोरी के मामलों में बंद थे और जेल में आए हुए सिर्फ 4 से 5 दिन ही हुए थे। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस अब जेल प्रशासन के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रही है। फिलहाल पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और फरार कैदियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। आज सुबह लगभग 3:30 बजे के पास जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के भागने की सूचना है। ये 2 कैदी जो हैं अनीस उर्फ दानिश और नवल किशोर, ये जो अभी 4-5 दिन पहले ही जेल में आए थे, इनके फरार होने का पता चला है। इस सूचना पे पुलिस थाने को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मौके पे है। जेल प्रशासन पुलिस मिलके इस मामले की जांच में जुटे हैं। हाँ, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, घटनास्थल को जो देखने से पता चलता है, आप ये जिस बैरक में थे उसके बाथरूम की जो खिड़की है उसकी सरिये को हटा के वहाँ से निकले हैं और जेल के अंदर से मेन वॉल से फिर पाइप लगा के ये कूद के बाहर गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से, जहां ओबीसी वर्ग के कुर्मी समुदाय ने आज से अनिश्चितकालीन रेल रोका दहाड़ 6 का आंदोलन शुरू कर दिया है। कुर्मी समुदाय की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति मीन एसटी का दर्जा दिया जाए और इसी मांग को लेकर झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कई हिस्सों में रेल और सड़क मार्ग जाम कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को आदिवासी कुर्मी समाज ने बैनर तले आयोजित किया गया है, जिससे पूरी कर्मी समिति और आजसू पार्टी जैसे संगठनों का समर्थन भी प्राप्त है। रांची रेल मंडल ने 40 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है जहां प्रदर्शनकारी ट्रैक पर उतर सकते हैं। हालांकि रेल मंडल ने कहा है कि फिलहाल कोई ट्रेन रद्द या डाइवर्ट नहीं की गई है, लेकिन आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। कुर्मी समुदाय के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि 1931 की जनगणना में उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, लेकिन 1950 की सूची से उनका नाम हटा दिया गया, जबकि अन्य जातियों को उसमें शामिल कर लिया गया है। फिलहाल रेलवे और प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस आंदोलन का रेल यात्रियों पर कितना असर पड़ेगा, यहां आने वाले घंटों में साफ होगा। हाँ बेटा, हक अधिकार ले लो तुम भी। ऊपर दो चार लेडीज जो है कोशिश की थी आने का, लेकिन उन लोग को बाहर से लौटा दिया गया। अब एक्चुअली बताइए कि यहाँ से कौन कौन ट्रेनें अब तक क्रॉस कर चुकी हैं? अभी तक तो पुरुषोत्तम, स्टील और लोकल ट्रेनें कुछ है जो क्रॉस किए हैं, और कोई अभी तक कोई कहीं रुकावट नहीं है। ड्रोन से निगरानी हो रही है? ड्रोन से निगरानी हो रही है। हम लोग के स्टेशन और रेलवे प्रीमिसेस का अगल बगल का सिचुएशन वॉच कर रहे हैं। जैसे होगा उस तरह से व्यवस्था लिया जाएगा। अभी तक किसी को नहीं नजर आया। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति में
आए एक नए भूचाल की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बसपा और एनडीए नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का असली नाम राकेश कुमार था और 1998 में उन पर बम से हत्या करने का आरोप लगा था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। किशोर के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद नाबालिग होने के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसी वजह से उन्हें एक बार फिर मंत्री पद से निलंबित भी किया गया था। किशोर ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो डॉक्टरेट की डिग्री का दावा कर रहे हैं, जबकि मैट्रिक भी पास नहीं किया है। चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चार चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में जब भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है, जेल में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी भारत।